हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था और उनको लिखना भी बताया था कि इक्वेशन के रूप में आप उनको कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और उसे लिखना मैंने बताया था कि आप उसे इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिखोगे। तो आप उसे लिखते हो मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 इज इक्वल टू MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गए रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन सही है, तो ये रिएक्शन सही नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिएक्शन। प्रॉपर क्यों नहीं है? ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक एटम है। मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड, बट ऑक्सीजन का यहाँ पर दो एटम ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन केवल एक एटम है। सो ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस इन दिस इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। यहाँ अगर मैं 2 लिख देती हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो अब हमें यहाँ भी मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया। नाउ दिस इज प्रॉपर इक्वेशन, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे? इससे आप समझे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना एटम जो होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स में, किसी भी रिएक्टेंट्स में जितने भी एटम उसके पहले होते हैं, मतलब रिएक्शन से पहले होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम 2 एटम है तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 ही एटम होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम है तो यहाँ भी 2 एटम होने चाहिए, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मास होता है, यानी कि आप क्या समझे कि जो रिएक्टेंट में जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो प्रोडक्ट में भी बराबर होना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये आपने पढ़ा है। तो मास बराबर ही रहेगा, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी बन जाए, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, कुछ भी हो, प्रोडक्ट में जो मास उसका रिएक्टेंट्स का, जो एलिमेंट्स का मास पहले होगा वही बाद में भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से किस रिएक्शन को हम बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। जब तक आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हो, किसी इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं करते हो, तो आपकी वो जो है इक्वेशन गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितने एटम है? 2, बट ऑक्सीजन का कितना है? 1। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं। अब हमने यहाँ 2H2O कर लिया, तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। अब हमें यहाँ भी हाइड्रोजन को 4 करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम। जितना आप आगे लिख रहे हो तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, वो आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और एक आध एग्जांपल, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड
आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनाएंगे? BaSO4, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। BaSO4 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम के 2 एटम हैं, यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्लोरीन 2 हैं तो बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ बेरिलियम 1 है, यहाँ बेरिलियम 1 है। सल्फेट SO4, ठीक है। सल्फर यहाँ 1, सल्फर यहाँ 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी कि बैलेंस है। एक है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। आयरन जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। बैलेंसिंग की शुरुआत हम वहाँ से करेंगे जहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ होंगे। जैसे यहाँ पर आयरन है और ऑक्सीजन भी है, तो पहले हम आयरन को देख लेते हैं। तो यहाँ 3Fe है, यहाँ भी हम 3 लिख देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 4, 4 2 जा 8, जबकि यहाँ 2 है, तो अब यहाँ 4 लिख देंगे। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक एक एटम को देखेंगे कि उसका रिएक्टेंट्स में उसका मास कितना है, उसमें कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट में उसके कितने एटम्स हैं। इस तरह से हम उन्हें बैलेंस कर देते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी आएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। पहले हम ये 4 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, जहां पर 2 या 2 से अधिक जितने भी रिएक्टेंट्स हैं आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे 2 या 2 से अधिक जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं सारे के सारे आपस में जुड़ करके कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, आपने सभी ने चूना देखा होगा, जो पुताई वाला चूना होता है जिसे क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर चूने को पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से क्या होता है कि एकदम से वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, बुलबुले से उठते हैं, और आप अगर उस बर्तन के जो है वो बाहर से हाथ लगाओ तो बिल्कुल गर्म हो जाता है बर्तन। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। हीट भी प्रोड्यूस होती है। आप उसे गर्म नहीं कर रहे हो, चूने को पानी में डाला तो पानी बिल्कुल खौलने लगता है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। इस प्रकार की रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिनमें हीट प्रोड्यूस भी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर इनका फिजिकल स्टेट देखें, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि किस प्रकार के फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड, वाटर लिक्विड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ है तो एक्वस फॉर्म में। तो ये हो गई इनकी फिजिकल स्टेट। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
मिल करके बनाते हैं वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं वाटर। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डिकम्पोज होना यानी टूट जाना, जिसमें कोई रिएक्टेंट टूट करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं इनको पूरा होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, चाहे वो सनलाइट से मिले या चाहे वो आपको मतलब चाहे वो सूरज की रोशनी से मिले या इलेक्ट्रिसिटी से मिले। तो हीट की इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें पूरा होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। इसका एक एग्जांपल है, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वह किस में टूट जाता है? फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, आयरन, इस प्रकार से बैलेंस हो गई है रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया तो वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में बदल जाता है। साथ ही साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनते हैं। अगली जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट क्विक लाइम में टूटता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला जो एग्जाम्पल है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट गर्म होकर के लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनते हैं। लेड नाइट्रेट जब इसे गर्म किया जाएगा तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसे बैलेंस करते हैं तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके एक आध एग्जाम्पल और हैं। सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखा जाता है तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब धूप में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है। तो AgCl किस में टूट जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में। बैलेंस करेंगे तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। ऐसा ही जब सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रखा जाता है तो वो सेम इसी प्रकार से टूटता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। These all are the example of decomposition reaction. तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो अधिक एक्टिव होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और नया प्रोडक्ट बनाता है। तो
इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उन्हें कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल है जैसे Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हुआ कि जो आयरन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया, कॉपर की जगह ले ली और एक नया प्रोडक्ट बनाया फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया फेरस सल्फेट। Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। इसमें भी जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और नया प्रोडक्ट बनाया जिंक सल्फेट। जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली और नया प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट। ऐसे ही लेड जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो PbCl2 लेड क्लोराइड बनता है और प्लस कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जब रिएक्शन करता है तो कॉपर को रिप्लेस क्यों कर देता है? इसका जो कारण है वो ये है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी आप कैसे तय करोगे कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है? इसके लिए एक सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिस हिसाब से जो एलिमेंट्स ऊपर हैं, सबसे ऊपर से हैं, वो उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। नीचे आते आते उनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना भी ज़रूरी होता है। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखते हैं। केमिकल सीरीज को याद करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक बनाई है। इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिख लेते हैं और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ठीक है, आप देखते हैं इसे याद करने की ट्रिक क्या है। ले के बाजरा श्री कैलाश नाथ मुझे इलाहाबाद। इलाहाबाद होता है पर याद करने के लिए इलाहाबाद में जानकर फीके कद्दू को
निकाले, सुनो प्रभु, हो क्यों हजारीबाग, आगरा पलट आओ, लेके बाजरा श्री कैलाशनाथ, मुझे इलाहाबाद में जानकर फीके कद्दू को निकाले, सुनो प्रभु, हो क्यों हजारीबाग, आगरा पलट आओ। तो इजीली आप इसे याद कर सकते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना बहुत ज़रूरी है, आगे भी आपके काम आएगा। ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो सके कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस सीरीज में जो ये ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो ये हाईली रिएक्टिव हैं। जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएंगे इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। ठीक है। और धीरे धीरे बिल्कुल ही बहुत कम होती चली जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। Pb प्लस CuCl2 लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, लेड ऊपर है और कॉपर नीचे है, यानी कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो लेड क्या कर लेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यह बनेगा PbCl2 प्लस कॉपर। ऐसा ही Zn प्लस CuSO4, जिंक और कॉपर। जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही रिएक्टेंट्स आपस में आयनों का एक्सचेंज करते हैं, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं और रिएक्शन के दौरान आयनों का एक्सचेंज होता है आपस में। ठीक है। दोनों ही अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं, तो इससे नए प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए इन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दोहरा विस्थापन। जैसे एग्जांपल है, जैसे सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NaGCl प्लस NaNO3। सोडियम नाइट्रेट से जुड़ जाता है और सिल्वर क्लोरीन से, क्लोराइड आयन से। इस प्रकार से जो नया प्रोडक्ट बनता है वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। सोडियम के आयन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ जुड़ जाते हैं और बेरिलियम जो है के आयन जो है वो सल्फेट आयन के साथ जुड़ करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। ठीक है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।